आज का टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन को करने से पहले हमें ये देखना है कि इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में फर्क क्या है। ठीक है, क्योंकि इससे सवाल लाजमी आता है। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन को अगर मैं आपको बताना चाहूँ सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि इन इलास्टिक क्या है और इलास्टिक क्या है, तो कंसिडर इस तरह से कर लें स्टूडेंट्स के हम एक बॉल को थ्रो करते हैं, वो बॉल नीचे आके लगती है और वापस अपनी ओरिजिनल हाइट पे पहुंच जाती है, तो ये है इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक बॉल को जो है वो ड्रॉप करता हूं और वो वापस अपनी ओरिजिनल हाइट पे नहीं आ सकती, तो वो क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो ये है इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में मेन फर्क। अब कुछ सवाल हमारे पास आते हैं लॉस से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला लॉ आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरा लॉ होता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तीसरा आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और आखिरी लॉ आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब क्या है स्टूडेंट्स के जो पहले तीन लॉज हैं, यानी कि मोमेंटम ये भी दोनों फॉलो करते हैं, एनर्जी ये भी दोनों फॉलो करते हैं, मैस ये भी इलास्टिक इन इलास्टिक फॉलो करता है। फर्क जो हमारे पास आता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी में आता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लॉ को इलास्टिक कोलिजन फॉलो करता है, लेकिन इन इलास्टिक फॉलो नहीं करता। या मैं कह सकता हूं कि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। अच्छा, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की बात यह है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने कहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं है। असल में ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। काइनेटिक एनर्जी जो है इन इलास्टिक कोलिजन में वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट में, हीट में, साउंड में या एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। देखिए, जब हम बॉल ड्रॉप करते हैं तो उसकी आवाज आती है, वहां पे कोई ना कोई लाइट भी प्रोड्यूस होती होगी, स्पार्क जैसे हम कहते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ हीट लॉस भी होता होगा। तो ये सारे लॉसेस काइनेटिक एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये है कि तीन लॉस दोनों फॉलो करते हैं, मसला सिर्फ फर्क कहां पर आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, अब इसके बाद ना थोड़ी सी कंडीशन देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट पेपर में मैंने देखा कि एक चीज पूछी जा रही थी कि किस कंडीशंस में जो है इलास्टिक कोलिजन ज्यादा सुटेबल है। तो अगर एक चीज हार्ड होगी, सॉलिड होगी, इनकम्प्रेसिबल होगी, ठीक है, तो वो चीज फेवर करेगी इलास्टिक कोलिजन को। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर एक चीज जो है वो सॉफ्ट होगी, कंप्रेसिबल होगी, ठीक है, तो वो सपोर्ट करेगी इन इलास्टिक कोलिजन को। ठीक है, तो ये है कंडीशंस के कौन सी चीज किसको सपोर्ट करती है। देखिए, एक और भी जनरल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप एक इनकम्प्रेसिबल बॉल को जमीन पे मारेंगे तो वो अपनी हाइट पे आने का ज्यादा चांस रखती है। इसके मुकाबले में अगर किसी ने स्क्वॉश खेली हो तो आप स्क्वॉश की बॉल को ड्रॉप करें तो वो ज्यादा हाइट पे नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो क्या है, हार्ड नहीं है, वो रिजिड नहीं है, वो कंप्रेसिबल है। ठीक है, तो जितनी चीज कंप्रेसिबल होगी उतनी उसकी इलास्टिक कोलिजन कम होगी, उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये हो गया जनरल सा एक इंट्रोडक्शन इलास्टिक वर्सेस इनइलास्टिक। अब अगले हम जाते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसको डिस्कस करते हैं। और डिस्कशन में अपना पहला टॉपिक लाते हैं रिलेटिव वेलोसिटीज इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, सबसे पहले रिलेटिव
वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी है क्या चीज। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के केसेस को जरा देख लेते हैं। मैं कहता हूं जी कि एक गाड़ी है वो जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से और दूसरी गाड़ी उसके आगे जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, मैं कह देता हूं ये V1 है, ये V2 है। अगर अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि सेकंड बॉडी को क्या फील होगा कि ये गाड़ी उससे कितनी तेज है, तो आप लोग कहेंगे कि 10। फर्स्ट सेकंड गाड़ी को यही फील होगा कि वो उससे 10 की स्पीड से ज्यादा जा रही है, और सेकंड को भी यही फील होगा कि वो उससे कितनी स्पीड से जा रही है, 10 से जा रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो, जैसे कि ऊपर शो हुआ है, तो रिलेटिव वेलोसिटीज जो हैं वो सब्ट्रैक्शन होती है हायर माइनस लोअर की, जो कि इस केस में है 30 माइनस 20, 10 मीटर पर सेकेंड। इसके मुकाबले में अगर मैं कहूं कि दो गाड़ियां हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ये 30 से कर रही है और ये 20 से कर रही है। ठीक है, और मैं कहूं कि इसको फर्स्ट गाड़ी को क्या फील होगा कि सेकंड गाड़ी उससे कितनी स्पीड से अप्रोच कर रही है, तो उसे लगेगा 50 से, और सेकंड को भी यही लगेगा। तो अगर दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम उनको ऐड करते हैं। ठीक है, जो कि इस केस में हो जाएगी 20 प्लस 30 और 50। ठीक है, ये है पहले दो केसेस हमारे पास। इस तरह भी हो सकता है स्टूडेंट्स के एक गाड़ी रेस्ट पे हो। ठीक है, मैं कहता हूं जी कि जहां पर ये गाड़ी रेस्ट पे है, तब क्या होगा? रेस्ट वाली को यही फील होगा कि ये गाड़ी 30 से मूव कर रही है, और इसको भी यही फील होगा कि मैं उसके हिसाब से 30 से मूव कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 0, तो 30 ही रहेगी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर गाड़ी रेस्ट पे होती है तो हम जो मूविंग गाड़ी होगी या मूविंग ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी रेस्ट की रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या है कि अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो सब्ट्रैक्ट होती है रिलेटिव वेलोसिटीज के लिए, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो ऐड होती है। ठीक है, ऑपोजिट का जरूरी नहीं है कि गाड़ियां ऑपोजिट इसी तरह मूव करें, ऑपोजिट इस तरह भी हो सकता है, और इस केस में भी हम ऐड ही करते हैं। ठीक है, तो इस केस में भी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 50 मीटर पर सेकेंड ही होगी। अच्छा, अब ये करने के बाद हम देखते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में क्या जिक्र है। इलास्टिक कोलिजन के लिए एक बात वैलिड है, और वो बात इस तरह से है कि रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन is equal to relative velocity after collision, या इसको ऐसे भी लिखते हैं कि relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि पहली एग्जाम्पल लेते हैं कि दो बॉल्स हैं हमारे पास, ये आ रही है V1 से और एक और बॉल है वो जा रही है V2 से। V1 जो है वो ग्रेटर है V2 से, फिर इनकी कोलिजन होती है और इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती हैं। ये मूव करने लग जाती है V1 डैश से और ये मूव करने लग जाती है V2 डैश से। अब अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो हमने ये पढ़ लिया है कि इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि ये वाली वेलोसिटी की रिलेटिव वेलोसिटी और ये जो है ये इक्वल होगी। अब अगर मैं पहले बिफोर कोलिजन देखूं तो बिफोर कोलिजन में ये दोनों ऑपोजिट मूव कर रही हैं, तो मैं लिख सकता हूं V1 माइनस V2। ठीक है, और आफ्टर कोलिजन अगर मैं देखूंगा तो अभी भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो सेम डायरेक्शन के लिए क्या होता है?
माइनस यूज होता है, तो यहाँ पे भी मैं माइनस ही लिखूंगा। लेकिन यहाँ पर v2 की वेलोसिटी ज्यादा हो गई होगी, इसलिए मैं इसको v2 डैश माइनस v1 डैश लिखूंगा। तो ये बेसिकली मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मजीद थोड़ा सा एक और सिनेरियो लेके चलते हैं। अब हम कंसिडर करते हैं कि दो बॉडीज आ रही हैं, दोनों बॉडीज अब इस तरह से ऑपोजिट मूव कर रही हैं, v1 और v2 ऑपोजिट मूव कर रही हैं, और आफ्टर कोलिजन भी जो है ये ऑपोजिट इस तरह करके जाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन किस तरह से बनेगी? अब इस इक्वेशन में चेंज कुछ ऐसा आ जाएगा कि ये हो जाएगा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v2 प्लस v1 डैश। ठीक है, क्योंकि प्लस आया है क्योंकि ऑपोजिट मूव कर रही है, माइनस आया था जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ठीक है, तो ये है रिलेटिव वेलोसिटीज का कॉन्सेप्ट इन इलास्टिक कोलिजन। अब आगे चल के हम देख लेते हैं कुछ केसेस इलास्टिक कोलिजन के, नॉन केसेस को जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। नॉन केसेस इस तरह के केसेस हैं कि ये आपको डायरेक्ट आएंगे और इसका डायरेक्ट आंसर निकलता है। ठीक है, नॉन केस में फर्स्ट केस है आपके पास कि जब मैसेस इक्वल हो कोलाइडिंग बॉडीज के, यानी कि m1 जो है वो इक्वल हो m2 के। अच्छा जी, होता क्या है जी कि मैं कहता हूं ये एक इक्वल मैस की बॉडीज हैं, एक को मैं कह देता हूं m1 है, ये m2 है, इसकी वेलोसिटी जो है ये v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, और आफ्टर कोलिजन क्या होता है कि m2 की वेलोसिटी v2 डैश हो जाती है और m1 की वेलोसिटी v1 डैश हो जाती है। अब जब ये केस होगा तो जो v1 डैश होगा स्टूडेंट्स वो इक्वल हो जाएगा v2 के, और जो v2 डैश होगा वो होगा v1 के। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर v1 जो था वो 20 मीटर पर सेकेंड था और v2 जो था वो 10 मीटर पर सेकेंड था, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन v1 डैश जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और v2 डैश जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली क्या कि अगर इक्वल मैसेज होंगे तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये अगर पहले 20 से जा रहा था और ये 10 से जा रहा था तो ये 10 से जाना शुरू कर देगा और ये 20 से जाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट आते हैं, सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। सेकंड केस है हमारे पास व्हेन अ मैसिव बॉडी हिट्स अ वेरी लाइट या स्मॉल बॉडी। केस किस तरह से है? केस इस तरह से है कि एक मैसिव बॉल जो कि जिसका मास m1 है वो मूव कर रही है v1 से, और एक छोटी बॉल है m2 जिसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है, यानी कि v2 क्या है? 0 है। आफ्टर कोलिजन क्या होता है कि बड़ी बॉल की वेलोसिटी v1 डैश हो जाती है और छोटी की वेलोसिटी v2 डैश हो जाती है। अब इसके लिए क्या है कि v1 डैश जो होगा वो v1 के इक्वल ही होगा, लेकिन जो v2 डैश है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v1 हो जाएगा। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि अगर v1 जो था मेरे पास वो 20 मीटर पर सेकेंड था, यानी कि बड़ी बॉल का की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन 20 मीटर पर सेकेंड थी,
तो आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी 20 ही रहेगी, लेकिन सेकंड बॉल की जो स्मॉलर बॉल है उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो का क्या है कि थर्ड सिनेरियो में a very light body hits a massive body at rest। ठीक है, क्या मतलब है जी? मतलब यह है कि एक छोटी सी बॉडी जिसका मास m1 है वो जाती है v1 से और एक मैसिव बॉडी को हिट करती है। तो आफ्टर कोलिजन जो मेरे पास स्मॉल बॉडी है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 डैश, और जो मैसिव बॉडी है उसकी वेलोसिटी मैं कह देता हूं v2 है। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ऐसा होगा कि v1 डैश जो होगा वो इक्वल हो जाएगा माइनस v1 के, और v2 डैश जो है वो 0 रहेगा। मतलब क्या है कि अगर स्मॉल बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी ईस्ट की तरफ, तो वो आफ्टर कोलिजन 20 मीटर पर सेकंड से ही वापस आएगी, लेकिन वेस्ट की तरफ। यानी कि अगर वो ऐसे जा रही थी तो टक्कर खाने के बाद, कोलिजन के बाद वो वापस आना शुरू हो जाएगी उतनी ही वेलोसिटी से, जबकि जो मैसिव बॉडी है वो पहले भी रेस्ट पे थी और वो बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या? सेकंड सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो। फाइनल सिनेरियो जो है वो एक यूनिवर्सल इक्वेशन सिनेरियो है, जिसमें जो है हमारे पास मैसेज जो है वो डिफरेंट होंगे। मैसेज डिफरेंट होंगे और इनिशियल वेलोसिटीज गिवन होंगी। ये दो कंडीशंस हैं इस सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक बॉडी है m1 जो कि जा रही है v1 से, और एक और बॉडी है m2 जो कि थोड़ी सी छोटी है m1 से और वो जा रही है v2 से। आफ्टर कोलिजन क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 और लार्जर बॉडी की हो जाती है v1 डैश। अब हमने क्या है कि हमें बताना था v1 डैश क्या होता है और v2 डैश किस तरह से होता है। इसकी इक्वेशन है हमारे पास, और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि v1 इज इक्वल टू 2 m1 v1 सॉरी m2 v2 m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू v1, और v2 की इक्वेशन है m2 माइनस m1 m1 प्लस m2 इंटू v2 प्लस 2 m1 v1 m1 प्लस m2। अब इस इक्वेशन में अगर आप स्टूडेंट्स देखें इन दोनों इक्वेशंस में, तो m1 और m2 भी गिवन है, v2 भी गिवन है और v1 भी गिवन है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? v1 डैश निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम v2 डैश भी फाइंड कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में ना स्टूडेंट्स थोड़ी सी सिमिलैरिटीज हैं जो कि याद रखने में आपकी हेल्प करेंगी। ये देखिए, पहली बात ये कि बॉटम पे सिर्फ m1 और m2 प्लस हो रहे हैं, चारों जगहों पे m1 और m2 प्लस हो रहे हैं, तो डिनोमिनेटर याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, न्यूमिनेटर की अगर बात करें तो न्यूमिनेटर में यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में हमने अगर v1 है तो m2 और v2 यूज करना है, यानी कि ऑपोजिट यूज करना है, और यहाँ पर अगर v2 है तो हमने 2 के साथ 1 और 1 यूज करना है, यानी कि ऑपोजिट यूज करना है।
फिर अगर ये V1 है तो हमने M1 माइनस M2 करना है, और अगर ये V2 है तो हमने M2 माइनस M1 करना है। फाइनली अगर ये V1 डैश फाइंड कर रहे हैं हम, तो M1 माइनस M2 के साथ V1 लगाना है, जबकि अगर हम V2 डैश फाइंड कर रहे हैं तो हमने M2 माइनस M1 के साथ V2 लगाना है। ठीक है, तो ये है बेसिकली इसका थोड़ी सी ट्रिक है, ज्यादा आई नो के याद ही करनी है, लेकिन अगर एक इक्वेशन याद हो तो दूसरी आप उसके ऑपोजिट सेंस में बना सकते हैं। ठीक है, एक सवाल देख लेते हैं छोटा सा, ताकि ये इक्वेशन और ज्यादा क्लियर हो जाए। सवाल कुछ इस तरह से है कि अब हम यहाँ पर वैल्यूज चेंज करके क्या करते हैं कि लिख देते हैं कि एक 10 केजी की बॉडी एक 5 केजी की बॉडी को हिट करती है। 10 केजी की बॉडी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी, 5 केजी की 5 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, और हमने फाइंड करना है, लेट्स सपोज V2 फाइंड करना है। तो V2 की इक्वेशन क्या है? V2 की इक्वेशन है 2, M1 कितना है हमारे पास 10, और सॉरी V2 है तो M1 कितना है हमारे पास, M2 है 5 माइनस 10, 5 प्लस 10 इंटू V2 कितना है 5, और प्लस कर लेंगे हम इसके साथ 2, M1 है हमारे पास 10, M2 है सॉरी V1 है हमारे पास 20। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर निकलेगा वो आपके पास V2 डैश आ जाएगा। ठीक है, अगर सॉल्व करने का कहते हैं तो कर लेते हैं कि -5/15 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 10 200, और 200 इंटू 2 400 डिवाइडेड बाय 15, ये हो जाएगा मेरे पास -25/15 प्लस 400/15। तो 15 को कॉमन लेके यहाँ पर आ जाएगा -25 प्लस 400, जो कि हो जाएगा 375/15, जिसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमने V2 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फाइंड कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन और उसके नोन केसेस और अननोन केसेस, जो कि इस तरह के होंगे, आपको न्यूमेरिकल्स में दिए होंगे। इसके लिए आपने सिर्फ इक्वेशन याद करनी है, और ये हमारा इलास्टिक कोलिजन का टॉपिक एंड हो गया।